बच्चों, हिंदी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियोस के माध्यम से आप लोगों ने पद्य साहित्य का इतिहास जाना, पद्य साहित्य का विभाजन समझा और जो आपके सिलेबस में है रीतिकाल, उसके बारे में आप लोगों ने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक काल के बारे में और आधुनिक काल का वर्गीकरण किन किन भागों में हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हमने बताया था कि रीतिकाल आपका 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक चला। इसके बाद का जो समय रहा वो आधुनिक काल के नाम से ही जाना जाता है। हुआ क्या कि उस काल में जो श्रृंगारिकता थी, उन सब से जो विमुख हुए कवि, उन लोगों ने देशभक्ति प्रधान कविताओं की ओर रुझान किया और उन लोगों ने जो कविताएं लिखना शुरू की वो देशभक्ति से परिपूर्ण थी। तो इस क्रम में मैं पहला जो नाम बताना चाहूंगी कि आधुनिक काल को हम लोगों ने जो 6 भागों में बांटा है, जो हमारे विद्वानों ने बांटा है, उसके आधार पे पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के बाद में छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और नई कविता। तो इस तरह से 6 भागों में इसका वर्गीकरण हम लोग समझते हैं। मैं बताना चाहूंगी पहले भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग का समय जो 1868 से 1900 का समय रखा गया, तो ये माना जाता है कि इस काल में ज्यादा से ज्यादा लोगों का रुझान देशभक्ति की ओर हुआ, क्योंकि उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन का उदय हो चुका था, क्रांति की भावना हृदय में जागृत थी। ऐसे समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो हमारे नवजागरण के कवि कहे जाते हैं, हिंदी साहित्य को उत्थान की ओर ले जाने वाले कवि कहे जाते हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने गद्य का विकास तो प्रारंभ किया ही, साथ ही उन्होंने काव्य के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट रचनाओं का प्रारंभ किया। उन्होंने ऐसी उत्कृष्ट रचनाएं लिखी जिससे देश प्रेम की ज्वाला लोगों में प्रवाहित हुई, देश के उद्धार का स्वर गूंजा। विद्रोह की बात जो थी उसमें यह था कि जमींदारों द्वारा जो शोषण हो रहा था उसके विरुद्ध इनके काव्य में आवाज उठाई गई। इसीलिए भारतेंदु युग को हम लोग ये कह सकते हैं कि एक नवजागरण का काल रहा, शुरुआत हुई। आधुनिक काल को भी हम 3 नामों से जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि इसको गद्य काल भी कहते हैं, पुनर्जागरण काल भी कहा जा सकता है और विकास का काल भी कहा जाता है, यानी नवीन विकास का काल। तो आधुनिक काल के अंतर्गत तीनों को हम जानते हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो इस समय भारतेंदु युग के बारे में कह रहे हैं कि इसका समय 1868 से 1900 का समय रहा। इस समय भारतेंदु जी ने नवीन कविताओं की रचना की। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रेम माधुरी की रचना की और इसके अलावा प्रकृति प्रेम पर भी कविताएं लिखी गई। इस युग में श्रीधर पाठक जी का भी हम नाम लेना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने भी कश्मीर सुषमा जैसी उत्कृष्ट रचनाएं भारतीय साहित्य को, हिंदी साहित्य को भेंट की। तो उम्मीद करते हैं आपको भारतेंदु युग समझ में आया होगा। लेकिन बच्चों, हर काल की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। तो भारतेंदु युग की जो विशेषताएं या प्रवृत्तियां अगर हम देखें, हम समझें, तो हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में सबसे ज्यादा देश प्रेम की भावना प्रबल हुई। यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा, जो वास्तविक सच्चाई थी उसके बारे में लिखा जाने लगा। खड़ी बोली का इसी समय प्रादुर्भाव हुआ। तो एक विशेषता हम ये भी कह सकते हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग हुआ और इसके साथ साथ जो विद्रोह का स्वर था, क्रांति की भावना थी, ये सब भी काव्य में दिखाई देने लगी। तो ये मैंने आपको बताया भारतेंदु युग के बारे में। अब हम लोग देखते हैं द्विवेदी युग। इसका समय जो है हमारे 1900 सन 1900 से लेकर 1920 का युग समय कहा गया। इस काल में क्या हुआ, जो द्विवेदी युग नाम पड़ा है, तो वो क्यों है? क्योंकि हमारे जो मुख्य लेखक थे, प्रमुख लेखक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य में योगदान दिया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इसका युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। तो इन्होंने इस काल में गद्य का तो विकास किया ही, गद्य में नवीन नवीन विधाओं की रचना हुई, लेकिन इस काल में काव्य के क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट रचनाओं का सृजन हुआ। तो इस काल में हम ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी रचनाएं लिखी गईं। तो द्विवेदी युग में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी और मैथिली शरण गुप्त जी आए, जिन्होंने
हिंदी साहित्य को बड़े बड़े महाकाव्य जैसी रचनाओं को भेंट किया। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध हुआ और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी नामक रचना भी हिंदी साहित्य को भेंट की। तो हम ये कह सकते हैं कि द्विवेदी युग में भी जो खड़ी बोली में काव्य रचना का प्रारंभ हुआ उसको आगे बढ़ाने का काम इन कवियों ने किया। अब बच्चों, इसमें अगर हम देखें इसकी विशेषताएं क्या थी, तो इसमें लगभग आधी विशेषताएं भारतेंदु युग की ही हैं, जैसे कि खड़ी बोली का प्रयोग रहा बराबर। उसके अलावा इसमें एक नई विशेषता जो आई वो ये रही कि इसमें पौराणिक प्रसंगों को आधार बनाकर काव्यों की रचना की जाने लगी, या ये कह सकते हैं कि कुछ प्राचीन प्रसंगों का भी उसमें वर्णन किया जाने लगा। तो इन कवियों द्वारा इस काल को समृद्ध बनाया गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर। तो हमारा तीसरा जो विभाजन हुआ वो छायावादी युग के नाम से जाना जाने लगा। इसका समय है 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, यानी 1920 से 1936 का जो समय रहा वो छायावादी युग के नाम से जाना गया। और छायावाद तो हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट काल कहा गया है। जिस प्रकार से हम भक्ति काल को स्वर्णयुग के नाम से जानते हैं, उसी तरह से हम छायावाद को भूल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण हुआ, उत्कृष्ट रचनाएं लिखी गई और इस जो आधार स्तंभ थे, इन कवियों ने एक से बढ़कर एक अच्छी अच्छी रचनाओं का सृजन किया। तो क्या आप लोग को पता है छायावाद में कौन कौन से 4 स्तंभ माने गए हैं? किन कवियों को स्तंभ कहा गया? स्तंभ मीन्स आधार कहा गया। तो आधार क्या है? सबसे पहले हमारे जयशंकर प्रसाद जी जो छायावाद के प्रमुख कवि कहे जाते हैं, महादेवी वर्मा जी, सुमित्रानंदन पंत जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन चारों को छायावाद का स्तंभ माना जाता है। क्योंकि इन कवियों ने जो छायावाद की विशेषताएं थी, मूल विशेषताएं थी, उनको ध्यान में रखते हुए काव्यों का सृजन किया गया। तो इस काल में छायावाद इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि प्रकृति का मानवीकरण किया जाने लगा। प्रकृति में रहस्यवाद का भाव दिखाई दिया, कहीं विरह वेदना भी रही, कहीं संवेदना का भी चित्रण हुआ। तो कवियों ने, हमारे यहाँ रामचंद्र शुक्ल जी ने ज्यादातर काव्य को परिभाषित किया है, काव्य के काल को। तो काल को जो परिभाषित किया उसमें उन्होंने कहा है कि आखिर इसका नाम छायावाद क्यों? क्योंकि जो हम लोग प्रकृति में रहस्यवाद का वर्णन करते हैं, हमारे कवियों ने जो रहस्यवाद का वर्णन किया, इसमें ये माना गया कि छायावाद में जो प्रकृति में रहस्यवाद दिखा, अर्थात उसमें आत्मा की कहीं आत्मा में परमात्मा का जो मिलन है, इस छाया का प्रतिबिंब दिखाई दिया, इसलिए भी इसका नाम छायावाद कहा गया। अब अगर हम इनकी रचनाओं की ओर बच्चों ध्यान देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि छायावाद में जयशंकर प्रसाद जी ने उत्कृष्ट रचनाओं का जो सृजन किया, उसमें कामायनी महाकाव्य को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि कामायनी ऐसा महाकाव्य है जो पूरे भारत में ही नहीं विश्व में भी पढ़ा जाता है। इसके अलावा महादेवी वर्मा ने नीरजा, निहार, सांध्य गीत जैसी रचनाओं का लेखन किया। हमारे जो निराला जी रहे, इन्होंने अपरा, अणिमा, अर्चना, जूही की कली, लिली आदि बहुत सी रचनाओं का निर्माण किया, सृजन किया। और जो पंत जी रहे, पंत जी ने भी पल्लव युगवाणी आदि की रचना की। तो क्या हम इन कवियों को भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते। और इस काल की जो विशेषताएं रही, वो सबसे बड़ी विशेषता मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया है कि प्रकृति का मानवीकरण हुआ और प्रकृति में रहस्यवाद का भाव देखा गया, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति रही, विरह वेदना का वर्णन रहा, विरह भावना का चित्रण रहा और खड़ी बोली का तो प्रयोग रहा ही। तो मैंने अभी आपको 3 वर्गीकरण के बारे में बताया। अब हम चलते हैं चौथे यानी प्रगतिवाद की ओर। प्रगतिवाद का समय, जब ये 1936 में छायावाद समाप्त हो रहा था, उसी समय प्रगतिवाद का उदय हुआ 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। यानी इस काल में एक नई प्रगति की लहर आई। प्रगति कैसी? जो समाज में चेतना जागृत करने वाली थी, समाज में क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली थी। इस काल में प्रगतिवादी दिनकर जैसे कवियों ने ऐसा आह्वान किया, ऐसा उद्बोधन किया कि लोगों में एक नई चेतना जागृत हुई। जैसा कि इसके नाम से विदित होता है
कि प्रगतिवाद, एक नई प्रगति की लहर आई और उसमें जो ओजपूर्ण रचनाएं लिखी गई उसमें क्रांति का भाव था, देश के उद्धार का भाव था। तो ये जो भाव था, इस कारण ही इस काल को हम लोगों ने एक नए नाम से जाना, प्रगतिवाद। इस काल के अगर हम प्रमुख कवियों की गणना करेंगे तो उसमें रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम सबसे श्रेष्ठतम लिया जाएगा। नागार्जुन कवि रहे, शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, इनको भी प्रगतिवादी कवियों में कहा जाएगा। यदि हम हरिवंश राय बच्चन को देखें तो ये भी प्रगतिवादी कवियों में आएंगे। और निराला जी ने भी कुछ रचनाएं प्रगतिवाद की लिखी। तो हम इस काल में प्रगतिवाद को इन कवियों के द्वारा ही जान सकते हैं कि ये प्रगतिवाद में इन श्रेष्ठ कवियों ने विभिन्न रचनाएं लिखी। अगर हम देखें शिवमंगल सिंह सुमन की, इनकी भी युगवाणी है, और नागार्जुन जी ने भी रचनाएं लिखी, और जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इन्होंने आग की भीख में तो ऐसा वीरों का उद्बोधन किया, ऐसा वीरों का आह्वान किया कि जिसके माध्यम से देश में एक क्रांति की ज्वाला भड़क गई थी। तो हमने अभी आपको बताया प्रगतिवाद। अब प्रगतिवाद के बाद हम चलते हैं प्रयोगवादी युग की ओर। प्रयोगवादी युग, इसका समय 1943 ईस्वी से 1960 तक रहा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के बारे में बच्चों आप लोग शायद जानते होंगे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? अज्ञे जी को माना जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये ऐसे कवि रहे जिन्होंने प्रयोगवाद में नए नए कवियों को स्वच्छंदता दी कि वो नए नए विषयों पर नवीनतम प्रयोग करके कविताओं का सृजन कर सकते हैं। तो इस काल का जो भी श्रेय है वो पूरा का पूरा ज्यादातर श्रेय जो है वो अज्ञे जी को जाता है। और इस काल की मुख्य विशेषता क्या रही कि अज्ञे जी ने जो छोटी छोटी कविताएं थी उनका संग्रह करना शुरू कर दिया। 1943 में प्रयोगवाद में जो शुरुआत हुई तो उसमें उन्होंने क्या किया कि इस काल में इन्होंने जब 43 से शुरुआत हुई तो इन्होंने क्या किया कि सात सात कवियों की छोटी छोटी कविताओं का संग्रह बनाया और उसका प्रकाशन और संपादन शुरू कर दिया। तो उस काल में क्या हुआ कि जो सात छोटी छोटी कविताएं थी उनको भी एक अवसर मिला, यानी कि वो इधर उधर में भटकी हुई कविताएं या भटके हुए कवि में नहीं गणना हुई, बल्कि उनकी कविताओं को एक संग्रह में किया गया। और जो पहला तार सप्तक यानी 7 कवियों की जो कविताओं का पहला प्रकाशन हुआ उसको अज्ञे जी ने तार सप्तक का नाम दिया। और तार सप्तक का ये पहला प्रकाशन 1943 ईस्वी में प्रकाशित हो गया। इसमें बहुत से कवियों की रचनाएं हैं। हम आपको हर प्रसंग में नोट्स के द्वारा आपको बताते रहेंगे कि कौन कौन से कवियों की रही। लेकिन इस काल के प्रमुख कवियों में अज्ञे जी, धर्मवीर भारती जी, गिरजा कुमार माथुर हैं। इन सभी ने उत्कृष्ट रचनाएं प्रदान की। धर्मवीर भारती की आप लोग जानते होंगे, ठंडा लोहा, ठीक है। और गिरजा कुमार माथुर ने तथा भवानी प्रसाद मिश्र जी ने भी बहुत सी रचनाएं भेंट की। भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना आपने सुनी है, गीत फर्रोश के नाम से इन्होंने रचना लिखी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये प्रयोगवाद में नए नए कवि आए और इन लोगों ने नए नए प्रयोगों के द्वारा नई नई रचनाओं का सृजन किया। अब हम लास्ट बिल्कुल समापन की ओर जाते हैं कि नई कविता क्या है। नई कविता का युग कुछ कुछ प्रयोगवाद से ही प्रारंभ हो गया था, क्योंकि जब अज्ञे जी ने छोटे छोटे कवियों को छोटी छोटी कविताओं को स्थान देने लगे काव्य में, यानी उनका भी संग्रह करके प्रकाशित करने लगे, वहीं से नई कविताओं की शुरुआत हो गई थी। तो नई कविता का समय 1960 से अब तक का माना जाता है। बच्चों 60 यानी इस बात पे अगर हम ध्यान दें तो हम ये कह सकते हैं नई कविता को साठोत्तरी कविता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 1960 के बाद की आज तक लिखी जाने वाली जितनी भी कविताएं हैं ये सब नई कविताओं के नाम से जानी जाती हैं। आपके सिलेबस में भी आपको मिलेंगे, केदारनाथ सिंह की कविता मिलेगी, अशोक वाजपेयी की मिलेगी, अशोक अग्रवाल की कविताएं मिलेंगी। तो ये जितने भी नए आधुनिक कवि आए ये सब जो हैं इनको नई कविताओं को लिखने के लिए छूट मिली, स्वच्छंदता मिली, और इस तरह से हर कवि को जो भी उनके स्वच्छंद विचार थे उनको लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इसी के साथ मैंने आपको आधुनिक काल का पूरा 6 विभाजन बताया है और मैं इसके बारे में आपको नोट्स भी दूंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा विभाजन समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स।